हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस की यूनिट 3, विच इज डीसी एंड एसी मशीन। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे डीसी मशीन्स का पोर्शन, एंड पार्ट 2 में हम लोग एसी मशीन्स करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो डीसी एंड एसी मशीन्स, इनकी एक्सप्लेनेशन हो गई, डीसी मशीन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड देन हम लोग मशीन्स के जो मेजर दो पार्ट है, विच इज अ जनरेटर एंड अ मोटर, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। Then EMF equation of a generator, types of winding, DC motor के types, DC generator के types, and then speed control methods. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मशीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है क्या? तो इन मशीन्स का काम है एनर्जी का कन्वर्जन करना। ठीक है, अब इसमें भी दो पार्ट हो गए, एक तो मोटर हो गया मेरा और एक जनरेटर हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा कौन सी डीसी या एसी मशीन का काम हो गया? ये मेरा मोटर का काम हो गया। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये कौन सी मशीन का काम हो गया? जनरेटर। बेसिकली मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करती है, एंड जनरेटर इसका कंप्लीट उल्टा करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मेरा डीसी और एसी दोनों मशीन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। अब फर्क क्या है डीसी मोटर एसी मोटर में? ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल डीसी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी जो डीसी सप्लाई है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कर रहा है। वेयर एज एसी मोटर का काम क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एसी, यानी जो एसी सप्लाई है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या फर्क है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल डीसी में, एंड एसी जनरेटर क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यही फर्क है। इस पार्ट में हम लोग डीसी मशीन यानी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे एक मेजर पॉइंट क्या है कि डीसी और एसी मशीन्स जो होती है वो किस पे? ईएमआई के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ईएमआई हम लोगों ने पढ़ा है, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी किसी भी मेरे सर्किट में या किसी भी मशीन में अगर मेरा चेंज ऑफ फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी अगर किसी भी सर्किट में मेरा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चेंज ऑफ फ्लक्स है, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर मेरा जनरेटर और मोटर बोथ डीसी एंड एसी वर्क करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन देख लेते हैं। एसी और डीसी मशीन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, इवन डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर का भी। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है? इसे दो मेजर पार्ट में डिवाइड करेंगे, विच इज अ स्टेटर एंड अ रोटर, या फिर मेरा हो गया डायनामिक पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटर देख लेते हैं। स्टेटर का मतलब ही है स्टेशनरी पार्ट, यानी जो रुका हुआ है, यानी जो मेरे पूरी मशीन को होल्ड कर रहा है, उसके जो भी पार्ट्स है उसको होल्ड कर रहा है। तो जो स्टेशनरी पार्ट है मेरी मशीन का, उसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है योक। योक क्या हो गया? योक मेरी एकदम आउटर कवरिंग हो गई मशीन, यानी एक फ्रेम हो गया जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे पोल्स को। पोल्स या फिर जो मेरा आगे आप हम पार्ट्स पढ़ेंगे, उस पूरे को एक फ्रेम या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आता है पोल्स। पोल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। ये रहा। ठीक है, तो ये जो मेरा बाहर वाला पोर्शन होगा ये मेरा योक हो गया। ठीक है, ये मेरे पोल्स हैं, ये जिनके ऊपर वाइंडिंग्स हो रखी है। तो पोल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जिसके ऊपर हम लोग फील्ड वाइंडिंग्स यानी वाइंडिंग्स को वो करते हैं, रैप करते हैं। देन आते हैं हमारी फील्ड वाइंडिंग। It is also called field coil. It electromagnetizes the poles in order to produce necessary flux when current is passed through it. Field windings एक तरह से हमारा कॉइल टाइप हो गई। कॉइल का फंक्शन क्या होता है? इसके थ्रू जैसे ही मेरा करंट पास होगा, वो क्या करेगा? मेरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था उसको मैग्नेटाइज कर देगा। ठीक है, फ्लक्स के प्रोड्यूस होने से क्या होगा? वो भी मेरा मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा स्टेटर का पार्ट। अब इसके आगे आता है रोटर। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आर्मेचर कोर। इट हैज अ लॉट ऑफ स्लॉट्स वेयर आर्मेचर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड। इट इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। यानी अब ये मेरा रोटेशन वाला जो पोर्शन है डीसी मशीन का, यानी जो रोटर है, उसकी बाहर की कवरिंग हुआ है। यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये हो गया मेरा आर्मेचर कोर। हो गया मेरा आर्मेचर
कोर। ओके, इसके बाद आती है मेरी आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर के अराउंड भी वाइंडिंग्स हो रखी होती है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग्स या कंडक्टर्स बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ वाइंडिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ये रोटेट होता है, तो अब इसके रोटेट होने से क्या हो रहा है, जब मेरा मूव करेगी, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करेगी, अब जब उसके थ्रू करंट पास होगा, तो वहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, एंड देन जब वो रोटेट करेगा तो उसके मोशन की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ये वाला पोर्शन है, दिस इज माय कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का फंक्शन होता है कि जो डायरेक्ट करंट है यानी डीसी है, उसको एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आर्मेचर से करंट को कलेक्ट करेगा, ठीक है, एंड उसे ब्रशेस के थ्रू पास कर देगा। बेसिकली इसका मेजर फंक्शन है कन्वर्जन डीसी से एसी में। इसके बाद आते हैं ब्रशेस। ब्रशेस का काम होता है कि करंट को कलेक्ट करना कम्यूटेटर से, एंड देन एक्सटर्नल लोड में सप्लाई कर देना। तो ये थी मेरी कंस्ट्रक्शन, यानी किस तरीके से मेरा जो डीसी जनरेटर है वो दिखता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे वर्किंग। अब कोई भी एक सिंपल डीसी जनरेटर है, वो किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैंने बताया है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईएमआई पे। डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। When a rotating conductor placed in a constant magnetic field, an EMF will be induced across the conductor. ठीक है, तो ईएमआई बेसिकली जब मेरा रोटेटिंग कंडक्टर है उसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करेंगे, प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब अगर मेरा कंडक्टर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। तो ईएमआई की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। एंड अब मेरी ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। अब किस तरीके से कौन कौन सी डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट होता है, किसमें मैक्सिमम होता है, किसमें ज्यादा होता है, ये देखते हैं। सबसे पहला, ये आप डीसी जनरेटर का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। यहाँ पर मेरा नॉर्थ पोल है, यहाँ मेरा साउथ पोल है, ये मेरे मैग्नेट्स हैं जो कि मेरे फ्लक्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड देन ये आ जाती है मेरी कॉइल। अब ये इसके अंदर रोटेट कर रहा है, ये मेरा कंडक्टर है जो इसके अंदर रोटेट करेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है एंड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस देख रहे हैं कि किस पोजीशन पे क्या फिनोमेना अकर हो रहा है। सबसे पहले मेरी पोजीशन वन। पोजीशन वन क्या है, जब मेरा ईएमएफ जीरो है। ईएमएफ जीरो क्यों हो गया, अभी ये वही कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मेरा जो ये वो है, मेरे जो फील्ड लाइंस हैं मेरे कंडक्टर के पैरेलल है। ए बी और सी डी इन दोनों के क्या होगा, पैरेलल हो गई मेरी जो फील्ड लाइंस हो गई, यानी उसके रिस्पेक्ट में फ्लक्स इस मोमेंट पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ क्या होगा, मेरा जीरो होगा नेचुरली। अब जैसे ही वो मोशन करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो अब जो मेरे ए बी और सी डी यानी मेरा जो कंडक्टर है वो किसी एंगल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लक्स। तो अब इस पॉइंट पे ईएमएफ तो मेरा नॉन जीरो होगा, ठीक है, ईएमएफ की कुछ वैल्यू होगी। अब एक थर्ड पोजीशन, जब मेरा जो ये कंडक्टर है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, यू लाइक ऐसे एकदम, एकदम वर्टिकल हो गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट, ठीक है। तो उस पे क्या होगा, उस पे हमारा मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा। इन पोजीशन थ्री ए बी एंड सी डी विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स, यानी इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है वो एक तरह से फ्लक्स के साथ में। देन आता है मेरी पोजीशन फोर। पोजीशन फोर क्या हो गई, पोजीशन फोर, अब जब वो वर्टिकल हो गया है तो वापस से रोटेट करेगा। देन अगेन वो किसी एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लक्स, अगेन मेरा ईएमएफ नॉन जीरो होगा। ये जो मेरी पोजीशन हो गई, दिस इज सिमिलर टू मेरी पोजीशन टू। यहाँ पोजीशन टू आएगा, नॉट थ्री। देन आता है मेरा पोजीशन फाइव, यानी मेरा ईएमएफ जीरो है, जब वापस से मेरा जो कंडक्टर था वो वापस घूम गया है, वापस से अब पैरेलल हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लक्स, तो ईएमएफ मेरा अगेन जीरो हो गया, ठीक है। तो ये मेरे क्या थे, जो भी फिनोमेना सब अकर हो रहे हैं व्हेन मेरा जो कंडक्टर है वो रोटेट हो रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, here generated EMF is alternating which is converted into direct using commutator। हाँ, तो हम लोगों ने वहां पे ध्यान से देखो, इधर ना ये जो दो हैं ये मेरे ब्रशेस हैं,
ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ना डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यानी ये जो मेरी कॉइल है ना, जब ये इतना घूमेगी, जब ये यहाँ तक घूमेगी, तो उसके बाद से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो पहले ही इस वाले ब्रश पे कनेक्टेड है ना मेरा ये वाला, वो इस वाले पे चला जाएगा, डी वाला इस पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, टर्मिनल, जैसे ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो यानी इस वाले पे मेरी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, इस पे मेरी नेगेटिव आ रही है। तो जब कनेक्शन चेंज होता है, तो क्या होता है मेरा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाता है। तो मेरा जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, एसी हो रहा है। ठीक है, तो इसको कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी करंट में चेंज करके आउटपुट दे देता है। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ अ डीसी जनरेटर। इसके बाद आती है हमारी वाइंडिंग्स। किस किस तरीके से वाइंडिंग्स हो सकती है। सबसे पहले होती है मेरी लैप वाइंडिंग, देन होती है मेरी वेव वाइंडिंग। इसके बीच में डिफरेंस एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो मेरी कॉइल होती है ना, वो एडजेसेंट सेगमेंट से कनेक्टेड होती है। जैसे हम लोगों ने आर्मेचर कोर देखा था, उसमें क्या था, वाइंडिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड थी। ठीक है, तो जब वो एडजेसेंट यानी साइड बाय साइड कनेक्टेड होती है, उसको हम लोग लैप वाइंडिंग बोलते हैं। वेरएज अगर वो फार अपार्ट सेगमेंट्स, यानी मान लो कि यहाँ वाली जो मेरी कॉइल है, वो एडजेसेंट की जगह पे कहीं यहाँ वाली कॉइल से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड सिमिलरली ये वाली जो है मान लो इससे कनेक्टेड है। ये एग्जांपल देकर के बता रही हूँ मैं। तो अगर वो एडजेसेंट से कनेक्टेड नहीं है एंड किसी और सेगमेंट से कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेव वाइंडिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है मेरा, ए पी के इक्वल होता है, और इसके अंदर में ए टू के इक्वल होता है। अब ये क्या है दोनों, ए होता है मेरा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ठीक है, एंड पी होता है मेरा नंबर ऑफ पोल्स, यानी कितने पोल्स है मेरे डीसी मशीन में। ठीक है, वेव वाइंडिंग के अंदर मेरा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कांस्टेंट होते हैं, विच इज 2। हमारी लैप वाइंडिंग में करंट ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होती है, वेयर एज जो मेरी वेव वाइंडिंग होगी इसके अंदर करंट इज लेस एंड वोल्टेज इज हाई। तो ये आ जाता है एग्जाम में कई बार। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करेंगे एक डीसी जनरेटर की। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स हैं। ठीक है, हम लोग सीधा ईएमआई पे आते हैं। ईएमआई से क्या होता है, मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स या रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाती है मेरा डी फाई बाय डी टी। फाई क्या है मेरा, फ्लक्स है। तो एक रेवोल्यूशन में क्या होता है, अगर मैं एक बार मेरी मशीन है एक बार रोटेट हुई है, तो जो टोटल फ्लक्स सारे पोल्स से प्रोड्यूस हुआ है वो फाइव टाइम्स पी होगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पोल्स है मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स। अब क्या है, टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इज 60 बाय एन सेकेंड्स, एन मेरी स्पीड है। ठीक है, तो मेरा नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, 5p डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी ये जो मेरा फ्लक्स है, फ्लक्स बाय टाइम, हम लोगों ने ऊपर देखा डी फाइव बाय डी टी। तो टाइम की वैल्यू क्या है मेरा 60 बाय एन, और फ्लक्स है मेरा 5p। तो ईएमएफ यहाँ तक क्या आ गया, 5p n बाय 60। अब ये मेरा ईएमएफ है एक कंडक्टर के लिए। अब अगर z नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं एंड a नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे ईएमएफ क्या होगा, सबसे पहले 5p n बाय 60, ये तो मेरा एक कंडक्टर के लिए था, मल्टीप्लाइड बाय z, बिकॉज इतने नंबर ऑफ कंडक्टर है। देन हम इसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से। तो मेरा जो नेट फॉर्मूला आया लास्ट में वो हो जाएगा 5p n z बाय 60a। अब ये मेरा एक जनरल सी ईएमएफ इक्वेशन हो गई डीसी जनरेटर के लिए। अब अगर मेरी वाइंडिंग लैप टाइप है, तो क्या होगा, ए मेरा पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए और पी कट जाएंगे आपस में, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 5n z/60। अब अगर वेव टाइप है उसके लिए तो मेरी ए की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, विच इज 2। तो ये हो जाएगा 5p n z/120। तो इनको आपको अलग से इंडिविजुअली लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम बस ये लर्न कर लो, एंड देन आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए बस दोनों के लिए। तो ये अप्लाई करके आप फाइनली दोनों के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे। अ 16 पोल लैप कनेक्टेड आर्मेचर हैज 20 स्लॉट्स विद 6 कंडक्टर्स। मेरे पी की वैल्यू 16 है। ठीक है, जेड क्या है मेरा, नंबर ऑफ स्लॉट्स। अब मेरा ये आर्मेचर था, ठीक है, इसके अंदर जो ऐसे टोटल स्लॉट्स थे, ठीक है, ये मेरे नंबर ऑफ स्लॉट्स हो गए। हम्म
तो मेरे Z की वैल्यू क्या हो गई, यानी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू कितने पैरेलल पाथ्स हैं, तो 20 × 6 दोनों की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में। तो Z की वैल्यू आ गई मेरी 120 एंड EMF हमको 500 वोल्ट्स गिवन है। सिंपली हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, E इज इक्वल टू 5 pm z/60A। हम लोग को फ्लक्स की वैल्यू भी दी ही हुई है 50 × 10⁻³ वीबर। ये कई बार मिली वीवर्स की फॉर्म में भी लिखा होता है। अगर ये लिखा होता 50 मिली वीवर्स, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते 50 × 10⁻³ वीवर्स में। ठीक है, तो हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, अल्टीमेटली हमको स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, E × 60/5 × Z। मैंने जो भी मुझे गिवन वैल्यूज थी मैंने पुट कर दी। एंड क्या है, लैप वाइंडिंग मुझे क्वेश्चन में दिया है कि मेरा जो मशीन है वो लैप वाइंडिंग टाइप का है, तो ए की वैल्यू पी के इक्वल आ जाएगी, तो मेरा ए और पी तो सिंपली यहाँ कट हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं एन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 5 × 10⁻³ एक ये क्वेश्चन है, या आप खुद से ट्राई करना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विच इज टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, अभी तक हम लोग डीसी जनरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब डीसी मोटर के क्या टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं विच इज अ सीरीज मोटर, शंट मोटर और एक कंपाउंड मोटर। ठीक है, अब सीरीज मोटर में होता है जो मेरा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग्स थी ना वो आपस में सीरीज में कनेक्ट होती है, शंट में दोनों पैरेलल में होती है, एंड कंपाउंड में क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये अभी हम कंपाउंड आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सीरीज और शंट डीसी मोटर देख लेते हैं के बारे में। मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में दिया है। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपसे कंपैरिजन फॉर्म में पूछे या फिर डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड कंपैरिजन में पढ़ना इजियर होता है। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सीरीज डीसी मोटर। अब इसमें क्या होता है, जो मेरी फील्ड वाइंडिंग्स होती है ना वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। सिंपल। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि मेरा अब सिंस ये सीरीज में है तो मेरा दोनों के थ्रू सेम करंट पास करता है, यानी फील्ड वाइंडिंग्स और आर्मेचर दोनों के थ्रू मेरा सेम करंट पास होगा। ओके, अब इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता क्यों है, जब हम लोग अपनी मोटर को ऑन करते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है, सिंस एज आई सेड कि मेरे दोनों उसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर में सेम करंट जाता है, तो इनिशियली क्या होता है, दोनों के अंदर तो कुछ करंट नहीं जा रहा एंड कुछ बैक ईएमएफ नहीं है। बैक ईएमएफ क्या होता है, मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। हमने पढ़ा है कि हमारे फ्लक्स चेंज होने की वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। अभी सिंस स्टार्टिंग में दोनों के पास कुछ करंट या वोल्टेज नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी हमारी जो फील्ड लाइंस है कुछ वो पास नहीं हो रही है, तो कुछ बैक ईएमएफ भी नहीं होगा एकदम स्टार्टिंग वाली कंडीशन में। ठीक है, तो इनिशियली मेरा बहुत स्ट्रांगली करंट पास होने लग जाता है, मेरी मोटर में बहुत ज्यादा ज्यादा करंट जाने लग जाता है। ठीक है, एंड उतना रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होती क्योंकि कुछ बैक ईएमएफ नहीं है, कुछ अपोज करने के लिए नहीं है उस फ्लो को। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा करंट जाने की वजह से हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है मेरी सीरीज डीसी मोटर का। ठीक है, तो ये मेरा सीरीज डीसी मोटर था। अब हम लोग शंट डीसी मोटर के बारे में पढ़ते हैं। शंट डीसी मोटर में क्या होता है, जो मेरी फील्ड वाइंडिंग्स होती है ना वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती है। अब इसके अंदर हमने देखा है कि जब भी कोई दो चीजें पैरेलल में होती है तो उनके थ्रू करंट सेम नहीं होता। सिमिलरली शंट डीसी मोटर के अंदर भी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के अंदर करंट इज डिफरेंट। फील्ड वाइंडिंग के अंदर थोड़ा सा कम करंट होता है एज कम्पेयर टू द आर्मेचर। अब इसके अंदर मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है कि सिंस मैंने बताया कि इन दोनों के अंदर जो मेरे करंट की वैल्यू थी वो सेम नहीं थी। ठीक है, तो अब शंट जो मेरा शंट फील्ड वाइंडिंग लगी होती है उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो जब हमने करंट सप्लाई किया हमारी मोटर को तो जो शंट रेजिस्टेंस थी वो क्या करेगी, उसके फ्लो को अपोज करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से क्या होता है, मेरा करंट कंपेरेटिवली कम जाता है, तो उसकी वजह से मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी इसके कंपैरिजन में लेस होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से टॉर्क जो होगा वो मॉडरेट होता है, उतना हाई नहीं होता है एज कंपेयर टू सीरीज डीसी मोटर। ओके, ठीक है, फॉर्मूला इन दोनों के लिए सेम रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका करंट और वोल्टेज किस तरीके से डिवाइडेड होता है। सबसे पहले सीरीज में देखते हैं। सीरीज में क्या है, सीरीज में ऑब्वियसली जो मेरा करंट होगा वो सेम जाएगा।
ठीक है, सीरीज के अंदर मेरा करंट सेम होता है। तो आई एल इज इक्वल्स टू आई एस आर, ये सीरीज हो गया और ये आर्मेचर करंट हो गया एंड ये मेरा लोड करंट हो गया। अब नेट वोल्टेज क्या होगी? ईएमएफ, बैक ईएमएफ, ईबी है मेरा, बैक ईएमएफ है। ठीक है, बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, प्लस आर्मेचर करंट टाइम्स आर ए प्लस आर एस, यानी मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ आर्मेचर का वो, प्लस में जो मेरा फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस। तो ये मेरी नेट क्या हो गई? वोल्टेज। अब अगर हम ब्रश के भी उसको इंक्लूड करें वोल्टेज को, क्योंकि कुछ तो थोड़ा सा पोर्शन ब्रश के थ्रू भी जाता है, इट्स लेस बट उसे कंसिडर करते हैं। तो नेट वोल्टेज हो गई ईबी, यानी मेरा बैक ईएमएफ, आर्मेचर करंट मल्टीप्लाइड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और सीरीज में जो मेरा वो लगा था फील्ड वाइंडिंग, प्लस 2 टाइम्स वीबी। 2 टाइम्स वीबी क्यों लिखा है हमने? बिकॉज दो ब्रशेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा पोल होता है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ये मेरा बीच में आर्मेचर कोर होता है, इन दोनों के बीच में ब्रश प्रेजेंट होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ठीक है, तो इन दोनों के वजह से मैं 2 वीबी ऐड करूंगी, यानी वोल्टेज ऐड करूंगी। ठीक है, एंड पावर की वैल्यू क्या हो गई? मेरा वोल्टेज टाइम्स आई एस, यानी आई एस मेरा सीरीज में जो करंट आया है वो हो गया। अब अगर हम शंट में देखें तो आई एल यानी लोड, यानी नेट मेरा जो करंट है वो किसकी वजह से होगा? एक तो आर्मेचर करंट की वजह से हो गया और शंट की वजह से। वो बेसिकली डिवाइड होगा, जैसे हम ये डायग्राम में देख सकते हैं। लोड क्या है? एक तो ये नीचे हो गया, ये आई एस की जगह आई ए होगा, आर्मेचर करंट होगा, एंड ये मेरा शंट, यानी दो में डिवाइड हो गया। तो जो मेरा करंट था वो क्या हो गया? आई एस एच प्लस आई ए। वोल्टेज बैक ईएमएफ प्लस आई आर ए, क्योंकि इसी के थ्रू मेरी जो है वोल्टेज काउंट हो रही है इसमें, इसके आगे तो हम लोग नहीं लेंगे। तो मेरी वोल्टेज की वैल्यू बैक ईएमएफ प्लस आई आर ए। इसके बाद हम लोग इसमें ब्रशेस का ऐड कर देंगे, तो मेरी नेट जो वोल्टेज आ गई फॉर शंट डीसी मोटर इज दिस। ओके, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। एज सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैरीज आर्मेचर करंट, इट इज डिजाइन विद फ्यूअर टर्न्स एंड थिक वायर एज कंपेयर टू शंट फील्ड वाइंडिंग। अब क्या होता है कि जो मेरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो मेरा आर्मेचर करंट को कैरी करता है, इसलिए उसके टर्न्स थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, वायर थिक होती है, इसकी वजह से हमने पढ़ा वायर थिक होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा करंट वो आगे पास कर सकती है, फॉरवर्ड कर सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग थिक क्यों होती है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम क्यों होते हैं। तो अब तक हमने सीरीज और शंट डीसी मोटर पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड टाइप आता है विच इज कंपाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड डीसी मोटर के अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर दो तरीके की फील्ड वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट हैज टू फील्ड वाइंडिंग्स। एक हो गया मेरा सीरीज और एक हो गया मेरा शंट वाइंडिंग। दो तरीके की वाइंडिंग प्रेजेंट होगी एंड इन दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं विद आर्मेचर, जिनके बेसिस पे हम लोगों ने आगे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक शॉर्ट शंट कनेक्शन हो गया, एक मेरा लॉन्ग शंट कनेक्शन हो गया। ओके, तो शॉर्ट शंट कनेक्शन में क्या होता है? शंट फील्ड वाइंडिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस आर्मेचर टर्मिनल्स। यानी जो मेरी शंट फील्ड वाइंडिंग्स थी वो डायरेक्टली कनेक्टेड किसके थ्रू होती है? मेरा जो आर्मेचर हो गया उससे। एंड देन इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। अब इसका क्या होता है? मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब अगर हम लॉन्ग शंट की बात करें तो लॉन्ग शंट में क्या होता है? मेरा आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये पहले आपस में सीरीज में होते हैं एंड इन दोनों का जो सीरीज कनेक्शन है वो पैरेलल में होता है किसके साथ? शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ। इसका जो टॉर्क होता है वो स्लाइटली हायर होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट शंट डीसी मोटर। ठीक है, रीजन क्या है कि इसका जो टॉर्क है वो स्लाइटली हायर है इसके से।
ठीक है, तो अब दोनों केसेस में हो क्या रहा है कि जो मेरी वोल्टेज है, ठीक है, शंट और आर्मेचर के पास जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, तो इनके पास वोल्टेज सेम होगी। ठीक है, सिमिलरली इस केस में क्या होगा कि जो मेरी शंट के थ्रू वोल्टेज है वो सेम किसकी होगी, मेरे सीरीज और आर्मेचर का जो सीरीज कनेक्शन है इसकी वोल्टेज और मेरे शंट वोल्टेज, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो मेरी वोल्टेज है ना वो डिवाइड कहाँ हो रही है, थोड़ी सी वोल्टेज यहाँ जा रही है एंड बाकी इन दोनों के पास मेरी सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज है। अब सिंस इसके पास थोड़ी सी वोल्टेज चली गई, तो कंपैरेटिवली मेरी शंट फील्ड वाइंडिंग के पास कंपैरेटिवली कम वोल्टेज है एज कंपेयर टू, अगर मैं ये वाली सिचुएशन देखूं तो इसके अंदर जो मेरी वोल्टेज है वो जितनी शंट फील्ड वाइंडिंग के पास है उतनी ही इन दोनों के पास मिलाकर के है, यानी यहाँ पर जो डिवाइड हो रही थी यहाँ पर वो डिवाइड नहीं हो रही है, उस पूरे थ्रू आउट के साथ मेरा शंट फील्ड वाइंडिंग कम वो है, कनेक्टेड है। तो मेरी जो एक्चुअल वोल्टेज है वो ही मिलेगी शंट फील्ड वाइंडिंग को, वेरएज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू जो मेरा शॉर्ट शंट है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है इस कंडीशन में मॉडरेट है, वेरएज यहाँ पर स्लाइटली हायर होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट शंट। तो ये था मेरा कंपाउंड डीसी मोटर। ठीक है, हम लोग ने टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स के बारे में। सबसे पहला टाइप हो गया हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो अब इसमें दो टाइप होंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो मेरी फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग का मेरा पर्पस क्या था कि वो मुझे वाइंडिंग प्रोवाइड करेगी, यानी एक कॉइल प्रोवाइड करेगी सो दैट मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो पाए। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, ये जो फील्ड वाइंडिंग जो काम कर रही है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, इसमें ये एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी जो ये कॉइल है वो मेरी फील्ड वाइंडिंग की तरह काम कर रही है। सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, उसी जनरेटर के अंदर मेरी फील्ड वाइंडिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर whose field winding is supplied from an independent external DC source, यानी किसी और सर्किट के या किसी और मशीन के कॉइल से मैं यूज कर रही हूँ, उसका जो फ्लक्स है उसे एज अ फील्ड वाइंडिंग उस कॉइल को मैं यूज कर रही हूँ, तो वो मेरा हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं एक बार। अब मेरा जो आर्मेचर करंट है वो तो मेरे लोड के बराबर ही होगा, यहाँ पे कोई और रेजिस्टर या कुछ तो लगा नहीं हुआ है, तो जो करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा वो ही मेरा लोड में जाएगा। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो इसके थ्रू अगर मेरी ईजी है, मेरा जो ये आर्मेचर है इसके थ्रू अगर ईजी है तो कुछ मेरी इसके अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी विच इज आर ए, तो मैं उसको माइनस कर दूंगी, ईजी माइनस आई आई आर ए, तो ये मेरी लोड वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हो गई। ठीक है, पावर क्या होगा मेरा, Eg इंटू आई ए, यानी V इंटू आई होता है, ये क्या है मेरा डेवलप्ड पावर है, यानी जो आर्मेचर कोर के अंदर डेवलप हो रहा है वो वाली पावर है। एंड अब एक पावर आएगी जो कि लोड में डिलीवर होगी, वो क्या होगी Eg आई ए, यानी जो मेरी डेवलप्ड थी माइनस आई आर, यानी जो कि आगे यहाँ से पास हो गई, जो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बताई वो जो माइनस की हम लोगों ने, वो माइनस करने के बाद में जो पावर आएगी जो लोड तक पहुंची है, यानी पावर डिलीवर टू द लोड, तो वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। तो ये था मेरा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब सेकंड टाइप क्या होगा मेरा, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, जो मेरी फील्ड वाइंडिंग है वो उसी मशीन उसी सर्किट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके फर्दर तीन टाइप्स होते हैं, एक तो सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ये सिमिलर है जो हमने अभी ऊपर सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर पढ़ा है ना उसके। सीरीज जनरेटर में क्या होगा, ये मेरा आर्मेचर है और ये जो मेरी फील्ड वाइंडिंग है ना ये सीरीज में है आर्मेचर के साथ में। In a series wound generator, the field winding is connected in series with armature winding so that whole armature current flows through the field winding as well as the load. तो ये मेरे दोनों सीरीज में है ताकि मेरी जो भी जितना भी यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम यहाँ और लोड दोनों तक सेम करंट पहुंच रहा है। ठीक है, since the field winding carries the whole
of load current, it has few turns of thick wire having low resistance. यहाँ L आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इसका रीजन क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग, अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके टर्न्स कम है एंड जो वायर है वो थिक है, वो इसीलिए होती है ताकि मैं कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करे मेरी जो कॉइल है, ताकि करंट मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो हो पाए। ये था मेरा सीरीज जनरेटर। सिमिलरली अब शंट जनरेटर में क्या होगा, मेरा जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में होगी। In a shunt generator, the field winding is connected in parallel with the armature winding so that terminal voltage of the generator is applied across it. इन दोनों के पैरेलल कनेक्शन के साथ में मेरी टर्मिनल वोल्टेज अप्लाइड है। The shunt field winding has many turns of fine wire having high resistance. Therefore, only a part of armature current flows through shunt field winding and the rest flows through load. अब इसका क्या है, इसकी जो वायर होती है बहुत पतली होती है, इसके टर्न्स भी ज्यादा होते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों के थ्रू क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। अब इसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उतना कम करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, एंड जितना कम करंट इसके थ्रू फ्लो होगा उतने ज्यादा आर्मेचर के थ्रू जा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हम लोग जो शंट फील्ड वाइंडिंग लेते हैं, इसकी वायर थिन होती है एंड इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा लेते हैं, ताकि इसके थ्रू मेरा मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके एंड लोड तक मेरा सबसे ज्यादा करंट या वोल्टेज मेरी जा सके। तो ये था मेरा शंट जनरेटर। अब आता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर अगेन कंपाउंड मोटर की तरह ही है, जिसके अंदर दो फील्ड वाइंडिंग आ जाएगी, एक शंट फील्ड वाइंडिंग, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग। शॉर्ट शंट हो गया मेरा, जब मेरा जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो क्या है, डायरेक्टली अक्रॉस आर्मेचर कनेक्टेड है, यानी पैरेलल में है आर्मेचर के साथ में, और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है। किसके साथ में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ। ये शॉर्ट शंट हो गया, जस्ट लाइक हम लोगों ने जो हमारा शॉर्ट शंट डीसी मोटर पढ़ा था। लॉन्ग शंट भी सेम है कि मेरा जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर का सीरीज कनेक्शन है ये पैरेलल में है शंट के साथ में, एंड वही कंडीशन इसमें होगी कि जो वोल्टेज इसके थ्रू है वही वोल्टेज इन दोनों के थ्रू कंबाइंड होगी। वेराज यहाँ क्या होगा, इन दोनों के थ्रू वोल्टेज तो सेम होगी, बट थोड़ी सी वोल्टेज यहाँ चली जाएगी। तो इसमें लॉजिक सेम लगता है। एक बार पढ़ लेते हैं। In a compound wound generator, there are two sets of field windings on each pole. One is in series and the other is in parallel. शॉर्ट शंट में क्या होगा, इन विच ओनली शंट फील्ड वाइंडिंग इज इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। शॉर्ट शंट में क्या होगा, सिर्फ जो मेरे शंट फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में है आर्मेचर के साथ। एंड लॉन्ग शंट में क्या होगा, जो मेरे शंट फील्ड वाइंडिंग है इज इन पैरेलल विद बोथ सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। इनके पैरामीटर्स देख लेते हैं। शॉर्ट शंट में क्या होगा, सीरीज का जो मेरा करंट होगा वो लोड के बराबर होगा, एज यू कैन सी। शंट फील्ड वाइंडिंग में टर्मिनल वोल्टेज देखो, अब वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ईजी, ये माइनस आई आ रही है, यानी जो मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस हो इससे जो मेरा वोल्टेज था वो सब्ट्रैक्ट कर ली। एंड देन हमारा जो सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे जो वोल्टेज जा रही थी, मैंने बताया कि थोड़ी सी वोल्टेज यहाँ पर चली जाती है, तो वो भी हम इसमें से माइनस करेंगे। तो ये मेरी वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अब मेरी जो सीरीज और आर्मेचर के थ्रू है, इन दोनों का करंट तो सेम ही होगा बिकॉज ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, एंड इन दोनों की वैल्यू बराबर किसकी हो गई, लोड करंट और जो शंट के अंदर जा रहा है, इन दोनों के करंट की एडिशन के बराबर हो गई। ओके, वोल्टेज की इक्वेशन देख लेते हैं। ईजी माइनस आई, ईजी मेरा इसके थ्रू जो ईएमएफ था माइनस इसके थ्रू करंट, और इन दोनों का जो सीरीज एडिशन होगा, यानी जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर ए प्लस आर एस सी, इन दोनों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो गए, तो ये मेरी इसकी वोल्टेज इक्वेशन होगी। आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। इतने तक में हम लोगों ने हमारा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर उनके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक आता है विच इज स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। ओके, तो अब हम किसी भी शंट मोटर का जो स्पीड है उसको रिड्यूस करते क्यों हैं, बिकॉज अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग स्पीड रिक्वायर्ड होती है हमको। ठीक है, तो हम स्पीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि हमें पता है कि
जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ईएमएफ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेरे फाई के, यानी फ्लक्स के। ये किसके थ्रू था, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, विच इज ईएमएफ इज इक्वल्स टू फाई पी एन जेड अपॉन में 60 ए। तो इसमें से कौन कौन से वेरिएबल पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले फाई है, ई है, और एन है विच इज स्पीड। तो इसी के थ्रू हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाय फाइव, जो यहाँ लिखा है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग देख सकते हैं कि दो मेथड के थ्रू मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकती हूँ। एक तो होगा कि मैं ईएमएफ को छेड़ूं, ठीक है, एक होगा मेरा फ्लक्स को छेड़ूं। तो इन दोनों से ही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहला क्या है मेरा, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और एक है मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। सबसे पहले फ्लक्स कंट्रोल मेथड देखते हैं। फ्लक्स कंट्रोल में क्या था, फ्लक्स तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इन In this flux control method, speed of the motor is inversely proportional to the flux. हमने ऊपर देखा था कि मेरा जो फ्लक्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरी स्पीड के साथ में। ठीक है, तो फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए हम करते क्या है एग्जैक्टली, एक रियोस्टेट या फिर एक रेजिस्टर इंड्यूस कर देते हैं मेरे सर्किट के बीच में। उससे होता क्या है, उससे मेरा अल्टीमेटली करंट कम पास होगा। अगर मेरा करंट कम पास हो रहा है तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी-सी वीकर जनरेट होगी। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड वीकर है, तो मेरा फ्लक्स ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। ओके? तो इसके एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है, कन्वीनिएंट है, काफ़ी इनएक्सपेंसिव मेथड है, एंड इसमें ज़्यादा पावर लॉस नहीं होता है, एंड लोड के इंडिपेंडेंट है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो भी स्पीड उस मशीन की थी, उससे हायर स्पीड पे ही जा सकते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है? एंड इसकी भी एक लिमिट होती है मैक्सिमम स्पीड तक भी जाने की। देन अगला है हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इन द आर्मेचर कंट्रोल मेथड द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि जो मेरी स्पीड है डीसी मोटर की वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे बैक ईएमएफ की, यानी हमने ऊपर देखा था कि ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। When supply voltage V and armature resistance RA are kept constant, the speed is directly proportional to the armature current. अब अगर मैं वोल्टेज को और आर्मेचर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखती हूँ तो मेरा स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर्मेचर करंट के हो जाएगा। ठीक है, if we add resistance in series with armature, the armature current IA decreases and hence speed decreases. तो अब अगर इसी आर्मेचर के साथ में मैं एक सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर दूं तो इससे क्या होगा, मेरा आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या करेगी, फ्लो ऑफ करंट को रोकेगी। तो इसकी वजह से मेरा स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वो वाला मेथड क्या होता है, हाई स्पीड्स के लिए होता है, कि मशीन से हायर स्पीड्स पे अगर तुम्हें जाना है तो तुम उस कंट्रोल मेथड को यूज करते हो, एंड अगर तुम्हें मशीन से लोअर स्पीड पे जाना है तो हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल है, एंड लो स्पीड पे एफिशिएंट रहता है जैसा हम लोगों ने पढ़ा। Again, disadvantages क्या है, large amount of power is wasted and output and efficiency of motor decreases. काफी पावर वेस्ट होती है एंड मेरी एफिशिएंसी जो होती है मोटर की वो भी डिक्रीज हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड इन दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आंसर में पूछा भी था, कंट्रोल मेथड्स एंड उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो नाउ इसमें क्या क्या है, सबसे पहला एसी मशीन्स दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड है, विच इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। इसमें भी सिमिलरली डीसी मशीन्स की तरह दो पार्ट्स होने वाले हैं मशीन्स के, जैसे कि जनरेटर्स और मोटर्स। जनरेटर का काम था मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, एंड मोटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इसमें भी हम सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन एसिंक्रोनस मोटर एंड एसिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, so now then synchronous generator, then rotating magnetic field, advantages of three phase over one phase, ये आगे देखेंगे हम। Then आती है synchronous motor, asynchronous machines. How does an induction motor start? So now this is that epic question of three idiots. So congratulations, you have made it to this point of your BTech कि आप अब यहाँ सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में इंडक्शन मोटर स्टार्ट कैसे होती है। देन आता है asynchronous generator, types of rotors and methods to start an induction motor। ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? सिंक्रोनस मीन्स की कांस्टेंट स्पीड, यानी मेरी जो मशीन है, अगर मैं बोल रही हूँ कि सिंक्रोनस है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रही है। एंड एसिंक्रोनस which does not have constant speed. अब ये होता क्यों है? बिकॉज जो हमारा स्टेटर होता है ना, वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे होती है हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाले में। अब जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो स्टेटर ने प्रोड्यूस करी, वो इंटरलॉक कर जाती है विद द मैग्नेटिक फील्ड जो कि रोटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनकी इंटरलॉकिंग की वजह से दोनों सेम स्पीड में कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ गया हमारा सिंक्रोनस जनरेटर। एसी मशीन्स की कंस्ट्रक्शन भी सिमिलर होती है डीसी मशीन्स के, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था योक स्टेटर सिमिलर होती है, बस इनकी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, डीसी में तुम्हें सप्लाई डीसी होती है, एसी में तुम्हें एसी मिलती है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो फर्दर दो पार्ट्स है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, इनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं। सबसे पहले एसी जनरेटर के कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। ये मेरा बहुत बेसिक सा एसी जनरेटर का डायग्राम है, ये आप लोगों ने पहले 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसके सिमिलर है, बस थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और वर्किंग कुछ इस तरीके की ही रहेगी। सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो गया? मेरा फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। द field is composed of coils of conductors that receive voltage from the source and produce magnetic flux. This magnetic flux in the magnetic field cuts the armature to produce a voltage. क्या जो मेरे कॉइल्स हैं वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड उन्हीं के चेंज होने में जब वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है आर्मेचर, तो मेरा एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरा ईएमआई है। देन आर्मेचर, आर्मेचर में वायर कॉइल्स होती हैं। ठीक है, देन आता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू ड्राइव द एसी जनरेटर। इट इज ईदर अ डीजल इंजन और अ मोटर और स्टीम टरबाइन, यानी बेसिकली उसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यूज आता है। रोटर, रोटेटिंग पार्ट मेरे जनरेटर का। स्टेटर, स्टेशनरी पार्ट है। देन आती है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का फंक्शन क्या होता है? स्लिप रिंग्स आर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यूज्ड टू ट्रांसफर पावर टू एंड फ्रो फ्रॉम द रोटर ऑफ द जनरेटर। स्लिप रिंग्स रोटर से जो मेरा करंट है स्टेटर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब स्लिप रिंग्स का पॉइंट क्या होता है? देखो, जैसे कि ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर यहाँ मेरी स्लिप रिंग्स लगी है। ठीक है, इधर तो आप देख सकते हो अगर यहाँ स्लिप रिंग्स नहीं होगी एंड अगर यहाँ पे सिर्फ मेरी प्लेन वायर होगी और स्लिप रिंग्स नहीं है और सिर्फ एक सर्कुलर मैंने वो लगाया हुआ है, लगाया ही नहीं है कोई इस तरीके की रिंग, तो वो आपस में ट्विस्ट कर जाएगी। ठीक है, यानी मेरा स्टेबल नहीं रह पाएगा जो मैंने सिस्टम जनरेट किया है। तो ताकि वायर्स ट्विस्ट ना हो आपस में एंड स्मूथली मेरी जो जनरेटर है वो रन करता रहे, इसलिए स्लिप रिंग्स यूज में आते हैं। स्लिप रिंग्स आर डिजाइन टू कंडक्ट द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम अ स्टेशनरी डिवाइस टू अ रोटेटिंग डिवाइस। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल सेम, इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल ईएमआई है। ठीक है, ईएमआई क्या होता है? जब भी मेरी कॉइल रोटेट करती है, मेरा कोई भी कंडक्टर रोटेट करता है या मूव करता है, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है या फिर फ्लक्स चेंज होता है उसके थ्रू, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, जब वो चेंज होती है तो उस चेंज की वजह से एक मेरा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उस कंडक्टर में। तो दिस इज ईएमआई एंड यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। Now, advantages of AC generators over DC. Through transformers, AC generator can be simply stepped up or down. अब क्या है कि ट्रांसफॉर्मर्स आपने पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी सप्लाई पे वर्क करता है। बिकॉज इसे क्या चाहिए होती है? इसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। अब अगर मैं उसमें डीसी लगा दूंगी तो डीसी तो मेरे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा मेरे ट्रांसफॉर्मर को। तो देयर विल बी नो चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट टू हेंस प्रोड्यूस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए मुझे एसी सप्लाई देनी पड़ती है ताकि चेंजिंग वोल्टेज के साथ में मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो भी चेंजिंग आएगा, तो इसलिए एसी की रिक्वायरमेंट होती है। देन आता है लॉसेस इन एसी आर लेस देन डीसी एंड एसी जनरेटर स्मॉलर इन साइज देन डीसी। ओके, सो नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें जनरेटर को, हमारे सिंक्रोनस मशीन्स को एसी सप्लाई देनी होती है। ठीक है, अब वो होती है थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज सप्लाई क्यों देनी होती है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमको स्टेटर में क्या प्रोड्यूस करना होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्रोड्यूस होती कैसे है? ये मैंने दी है थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, आपको होता है थ्री फेज सप्लाई में तीनों जो मेरी वायर्स हैं इनके बीच में 120 डिग्री एंगल होगा, यानी इनका फेज डिफरेंस 120 डिग्री होगा।
इससे फायदा क्या होता है, मेरा जो इंडिविजुअल वायर है, मेरा जो इंडिविजुअल कनेक्शन है, ठीक है, वो एक-एक करके मेरी मैक्सिमम पावर पे रीच करेगा। कि लेट्स सपोज कि पहले रेड पहुंचा मैक्सिमम पावर पे, देन ब्लू पहुंचेगा, देन येलो पहुंचेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मेरे सिस्टम को कांस्टेंट पावर मिलती है, यानी पल्सेटिंग पावर नहीं मिलती है। पल्सेटिंग पावर का मतलब समझ में आता है कि अगर मैं एक वन फेज सप्लाई प्रोवाइड करूँ, कि बस एक जगह से मुझे सप्लाई मिल रही है, एक वायर के थ्रू मुझे सप्लाई मिल रही है, वन फेज है वो, तो उससे क्या होगा, मेरे को वोल्टेज अलग-अलग वोल्टेज की वैल्यू पे अलग-अलग जो मेरी पावर की वैल्यू है वो मिलेगी। तो कभी मुझे कम मिल रही है, ठीक है? अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, ओके, सो अगर मैं वन फेज सिस्टम को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो मान लो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू पे मेरी यहाँ आ रही है पावर की वैल्यू, कभी यहाँ आ रही है, कभी यहाँ आ रही है, कभी यहाँ, देन यहाँ कहीं, देन यहाँ कहीं, देन यहाँ कहीं, देन यहाँ आ रही है, देन यहाँ आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो पावर की वैल्यू है वो क्या है, पल्सेटिंग है, यानी द पावर इज नॉट कांस्टेंट, चेंज हो रही है ओवर द टाइम। ठीक है, तो इससे मेरा जो सिस्टम होता है वो काफी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या चाहिए होती है, इस रीजन से हमको कांस्टेंट पावर चाहिए होती है, जिसके लिए हम लोग थ्री फेज सिस्टम अप्लाई करते हैं। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है कि एक एक करके जो मेरी तीनों कॉइल्स हैं, एक एक करके अपनी मैक्सिमम पावर पे पहुंचेगी, तो हर टाइम पे मुझको एक पर्टिकुलर ही वोल्टेज मिल रही होगी मेरे सिस्टम को। ओके, सो ये इन तीनों के इक्वेशंस हैं। किसी की भी कोई भी लिख सकते हो आप रिस्पेक्टिवली, क्योंकि इन तीनों के बीच में बेसिकली 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड जब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो जो मेरी जो रिजल्टेंट फील्ड निकल करके आती है, वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो थ्री फेज का एडवांटेज क्या है वन फेज से, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही आ जाएगा, पावर इज कांस्टेंट एंड नॉट पल्सेटिंग, इंश्योरिंग स्मूदर वर्किंग। मेरी पावर कांस्टेंट होती है एंड पल्सेट यानी डिफरेंट वैल्यूज नहीं दे रही होती है, तो मेरा जो सिस्टम होता है वो स्मूथली वर्क करता है। दे आर मोर एफिशिएंट एंड गिव हायर आउटपुट देन अ सिंगल फेज। It requires less material for transmission of same amount of power. काफी कम मटेरियल चाहिए होता है अगर तुम्हें सेम अमाउंट ऑफ पावर आगे ट्रांसमिट करना है तो। दे स्टार्ट एंड रन इजीली एंड हैव लेसर वाइब्रेशन। एंड ये भी रीजन होता है पल्सेटिंग की वजह से ही होता है कि अगर मैं कांस्टेंट कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ वोल्टेज की, एंड मेरे को कांस्टेंट पावर मिल रही है, तो वो स्मूथली रन करेगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं होगी। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती क्यों है, पल्सेटिंग की वजह से, यानी जब मेरे पल्सेटिंग पावर आ रही होती है मेरे आउटपुट में, कि बार-बार चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। तो ये भी मेरे एडवांटेज हो गए। ये देख लेना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंक्रोनस मोटर्स। सिंक्रोनस मोटर्स होती क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका वर्किंग। Stator is supplied with a three-phase AC which produces rotating magnetic field. अभी हम लोगों ने देखा ऊपर कि हम लोग हमारी जो सिंक्रोनस मशीन्स होती है उसको थ्री फेज सप्लाई देते हैं टू प्रोड्यूस अ कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट पावर नहीं होगी तो जो मेरा मशीन है वो सिंक्रोनसली रोटेट नहीं करेगा। The rotor rotates after getting magnetic field, hence it rotates synchronously. मैं पढ़ा कि स्टेटर और रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है आपस में इंटरलॉक कर जाती है, जिसकी वजह से मेरा जो पूरा सिस्टम है वो क्या करता है, सिंक्रोनसली रोटेट करने लग जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन सिमिलर होती है। इन सब मशीन्स की जो कंस्ट्रक्शन होती है, इनका जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब ये खुद स्टार्ट नहीं हो सकता। अभी होता क्यों है, जब हम इनिशियली थ्री फेज सप्लाई देते हैं हमारे सिस्टम को, तो जो मेरा स्टेटर होता है ना वो बहुत फास्ट स्पीड में रोटेट करने लग जाता है, बिकॉज उसे तो सप्लाई मिल गई, उसकी तो कांस्टेंट पावर मिल रही है, तो वो बहुत स्ट्रांगली एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली वो रोटेट करने लग जाता है। बट इनिशियली क्या होता है, जो मेरा रोटर होता है वो मूव नहीं कर रहा होता है, ठीक है, एंड वो कैचअप नहीं कर पाता मेरी स्टेटर की स्पीड के साथ में। तो अब अगर इन दोनों को इंटरलॉक करवाना है तो रोटर को भी रोटेट करना पड़ेगा विद द सेम स्पीड जो कि स्टेटर कर रहा है। तो उसके लिए हमको रोटर को कुछ सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है, कुछ हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी जिससे वो मूव करे, ठीक है, जिससे वो रोटेट करे स्ट्रांगली इनफ कि उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो पाए एंड मेरे फाइनली जो सिंक्रोनस मशीन है वो वर्क कर पाए। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमें रोटर को एक इनिशियली सप्लाई देनी पड़ती है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली एज कम्पेयर टू द इंडक्शन मोटर्स, एंड इसकी जो परफॉर्मेंस होती है इज अफेक्टेड इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंजेस।
मैंने बताया अभी कि रोटर को कुछ सप्लाई देना पड़ता है, तो अगर हमने उसको चेंज कर लिया, तो उसकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द स्टेटर। तो मेरा मशीन इफ़ेक्ट होगी बिकॉज़ इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हुई थी वो टूट जाएगी, ठीक है? तो वो सिंक्रोनसली रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे उसे पावर प्रोवाइड करनी ही पड़ती है, वरना मेरी सिंक्रोनस मशीन वर्क नहीं करेगी। नाउ एक ही फॉर्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसे लर्न कर लेना। 120 एफ बाय टी। 120 एफ क्या है? एफ इज मेरी फ्रीक्वेंसी एंड पी इज मेरा नंबर ऑफ पोल्स। ओके, सो ना इसके बाद आते हैं मेरे एसिंक्रोनस मशीन। अभी यहाँ तक हमने सारी सिंक्रोनस मशीन देख ली थी। सिंक्रोनस मशीन जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट कर रही होती है, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रही होती है। एसिंक्रोनस इसका अपोजिट, यानी जो मेरा रोटर होता है वो क्या कर रहा होता है, सेम स्पीड पे रोटेट नहीं करता एज द आरएमएस बाय द स्टेटर, या फिर स्टेटर और रोटर की स्पीड डिफरेंट होती है। यही मेजर डिफरेंस होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मशीन में। ओके, सो नाउ स्लिप। स्लिप क्या होता है? एज आई टोल्ड कि रोटर और स्टेटर की जो स्पीड होती है दैट इज नॉट द सेम। जो रोटर होता है उसकी स्पीड हमेशा थोड़ी सी कम होती है स्टेटर से। तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना स्पीड का, जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द रोटेटिंग स्पीड ऑफ रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे स्लिप परसेंटेज है। एनएस ये मेरी स्टेटर की स्पीड है, माइनस एन ये मेरी रोटर की स्पीड है, ठीक है? डिवाइडेड बाय एनएस इंटू 100। अगर तुमसे कोई सिर्फ स्लिप पूछता है कि स्लिप क्या होगा, तो सिर्फ स्लिप के लिए तुम एन एस माइनस एन आर लिखोगे, ठीक है? नाउ वर्किंग when three-phase AC supply is given to the stator, a rotating magnetic field is produced at the synchronous speed. The rotor conducts either squirrel cage or wound type. ये दोनों जो होते हैं मेरे रोटर के टाइप्स होते हैं, ये हम आगे कवर करने वाले हैं। जब इसे कट करते हैं तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है मेरा रोटर में, एंड रोटर सर्किट मेरा क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड ही होता है बिकॉज़ हमने रोटर इसी तरीके का लिया होता है, एज़ आई टोल्ड आगे लेंगे, बट मेरा रोटर सर्किट क्लोज्ड होता है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसके थ्रू करंट मेरा फ्लो होता है। तो अब लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग जब रोटर से कुछ करंट जा रहा है एंड स्टेटर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन दोनों की इंटरैक्शन की वजह से मेरा फाइनली एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मेरा जो रोटर है वो रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है? द रोटर नेवर कैचेस अप द स्टेटर फील्ड, इट ऑलवेज रन स्लाइटली स्लोअर हेंस एसिंक्रोनस। तो क्या होता है कि रोटर कभी स्टेटर फील्ड तक पहुंच नहीं पाएगा, जैसे ही अगर वो पहुंच गया तो वो रोटेट होना ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा कि मेरा सिंक्रोनस मशीन बन जाएगी अगर दोनों सिमिलर उस पर रोटेट कर रहे हैं। तो एसिंक्रोनस सिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस ही मेजर ये है। तो अब एसिंक्रोनस मशीन्स भी मेरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस जनरेटर। एसिंक्रोनस मोटर को ही हम लोग इंडक्शन मोटर बोलते हैं। इंडक्शन मोटर की वर्किंग कैसे होती है? आरएमएफ फ्रॉम स्टेटर कट्स द रोटर कंडक्टर्स ड्यू टू ईएमआई, करंट इज प्रोड्यूस्ड। दिस करंट ऑन इंटरैक्टिंग विद द स्टेटर फील्ड प्रोड्यूसेस टॉर्क। हमने ऊपर देखा आरएमएफ जो था स्टेटर से आया, उसने रोटर कंडक्टर्स को वो किया, कट किया, उससे मेरा ईएमआई प्रोड्यूस होगा, मतलब ईएमआई की वजह से मेरा करंट प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो जब उस ईएमएफ की वजह से जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है उसकी और मेरे जो स्टेटर फील्ड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी इंटरैक्शन से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये हमने लॉरेंस फोर्स में देखा है, इसे लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, विच इज टॉर्क। ठीक है, तो ये मेरा इंडक्शन मोटर की वर्किंग होती है। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर, हाउ डज एन इंडक्शन मोटर एक्चुअली स्टार्ट? तो इंडक्शन मोटर होती है मेरी सेल्फ स्टार्टिंग, यानी खुद स्टार्ट होती है, हमें बस उसको ऑन करना है। लाइक हमको बस स्टेटर को एक थ्री फेज सप्लाई देनी है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, आगे हमें रोटर को कुछ प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। एंड स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप की वैल्यू 1 होती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भूलना नहीं है। क्वेश्चन में से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि तुम्हें स्टेटर की स्पीड दे दी एंड तुमसे पूछ रहे हैं कि इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे रोटर की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू 1 होती है स्टार्टिंग के टाइम पे। एक की तुम्हें वैल्यू दे देंगे, या तो तुम्हें रोटर की वैल्यू दे देंगे या तुम्हें स्टेटर की वैल्यू देंगे, तुम्हें दूसरे की निकालनी होगी। सो दिस कंडीशन को याद रखना। तो इसमें बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है, बस इसे थोड़ा प्रॉपर्ली डिटेल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आ गया मेरा एसी सप्लाई टू द स्टेटर। मैंने थ्री फेज सप्लाई दिया एसी को, ठीक है, जो कि मेरा आरएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है।
और ये सिंक्रोनसली रोटेट कर रहा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर। रोटर कंडक्टर्स में से स्टेशनरी होते हैं, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगी। Third point is rotor current flow. Since the rotor circuit is closed, the induced EMF causes current to flow in the rotor conductors. अब since ये closed circuit है तो इसके थ्रू क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होगा। अब आता है टॉर्क प्रोडक्शन। The current carrying rotor conductors are placed in the stator's magnetic field. They experience a force. तो करंट कैरिंग रोटर और जो स्टेटर था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला, इनको साथ में ले आए, तो इनके इंटरैक्शन से मेरा टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, क्या क्या था, रोटर जिसके थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा है, देन एक स्टेटर जिसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और उस करंट की इंटरैक्शन से लॉरेंस फोर्स प्रोड्यूस होगा, विच इज द टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, फिर मेरे रोटर को सेम डायरेक्शन में क्या कराएगा, रोटेट करवाएगा। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज रोटेशन begins. The rotor starts accelerating in the direction of the rotating field. As the rotor picks up speed, the relative motion between the stator field and rotor decreases until it reaches a stable speed of slightly less than the synchronous speed. तो जैसे ही रोटर थोड़ी सी स्पीड पकड़ता है तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, एंड क्या होता है कि कभी भी जो मेरा रोटर होता है वो कभी स्टेटर की स्पीड को कैचअप नहीं कर सकता। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर एक पॉइंट के बाद वो कर रहा है कैचअप तो मेरा एसिंक्रोनस मशीन रहेगी नहीं, मेरा इंडक्शन मोटर रहेगा नहीं, देन इट विल बी अ सिंक्रोनस मशीन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई इज सिंक्रोनस स्पीड ग्रेटर देन द रोटर स्पीड। इंडक्शन मोटर के अंदर सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू रोटर स्पीड से ज्यादा क्यों होती है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगर मेरी रोटर स्पीड की वैल्यू सिमिलर हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड के, जैसा मैंने बताया अभी, तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रोटर और स्टेटर फील्ड के बीच में, तो इसकी वजह से कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन ही होता है कि चेंजिंग फ्लक्स यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कुछ चेंज ही नहीं है, दोनों सेम है, तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो जो मेरा रोटर सर्किट था उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर मेरा करंट फ्लो नहीं होगा तो जो लॉरेंस फोर्स की हम बात कर रहे थे, जो टॉर्क प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से मेरा रोटर रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा एंड हेंस मेरी मशीन काम करना बंद कर देगी। ओके, सो ये था मेरा इंडक्शन मोटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर। या तो तुमसे पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट, या फिर तुमसे इंडक्शन मोटर की वर्किंग पूछ लेगी। दोनों के अंदर तुम्हें सेम ही ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं प्रॉपरली डिटेल में, बिकॉज मेरी जो इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, तो उसकी वर्किंग ही उसकी स्टार्टिंग है। नाउ एडवांटेजेस क्या है सेल्फ स्टार्टिंग, एज भी अभी हमने देखा अभी तक कि इंडक्शन मोटर खुद से स्टार्ट होती है, इट इज सेल्फ स्टार्टिंग। सेकंड पॉइंट इज सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन। सिंपल होती है इसकी कंस्ट्रक्शन, लो कॉस्ट मेंटेनेंस होती है, एंड देन इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, इन्हें भी पढ़ के जाना। ओके ओके, सो इंडक्शन मोटर के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर एसिंक्रोनस जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर कैसे वर्क करता है? सो इसकी जो वर्किंग होती है, इट इज क्वाइट अपोजिट ऑफ द इंडक्शन मोटर। यानी कि क्या हुआ, व्हेन द रोटर इज ड्रिवन अबव सिंक्रोनस स्पीड द स्लिप बिकम्स नेगेटिव। यानी इसमें मेरा स्लिप नेगेटिव होता है। क्यों? अभी तक हम इंडक्शन मोटर में देख रहे थे कि जो मेरा रोटर होता है उसकी स्पीड कम होती है स्टेटर से। ठीक है, इट इज सेल्फ स्टार्टिंग। अब जनरेटर में क्या हो रहा है कि जो रोटर है उसको हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, एंड हम उसको स्टेटर से हायर स्पीड पे रोटेट करवाएंगे। यानी इसमें क्या होगा, जो मेरी स्पीड ऑफ रोटर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्टेटर। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अभी तक जो मेरा पावर फ्लो हो रहा था, जो रोटर था वो स्टेटर से पावर ले रहा था। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा था कि जो मेरा मोटर था उसका प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो एक पावर फ्लो था, स्टेटर से मैग्नेट पावर ले रहा था कौन, रोटर। अब क्या है, अब हमने रोटर को फास्ट रोटेट करवा दिया सिंक्रोनस मेरे स्टेटर से। ठीक है, तो अब इससे मेरा स्लिप नेगेटिव हो गया। अब इससे क्या हुआ, सिंस मेरे डायरेक्शन ही अपोजिट हो गई है रिलेटिव मोशन की। ठीक है, पहले स्टेटर फास्ट था, रोटर स्लो था।
अब रोटर फास्ट है, स्टेटर स्लो है, तो रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन ही रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो इस रिवर्स डायरेक्शन की वजह से जो मेरा करंट इंड्यूस हुआ था रोटर में, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। जो करंट मेरा इंड्यूस इंडक्शन मोटर में हो रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन का करंट मेरा जनरेटर में प्रोड्यूस होगा इस टाइम पर रोटर में। एंड अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो पावर सप्लाई थी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। यानी अब जो पावर है, जो रोटर है, वो स्टेटर को सप्लाई यानी डिलीवर करने लग जाएगा। अब उससे पावर लेगा नहीं, उसको देगा। इसकी वजह से मेरा एनर्जी फ्लो भी रिवर्स हो गया है। यानी क्या हो रहा है कि पहले हम लोग मोटर में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे थे, यानी वो कुछ सप्लाई थी एंड देन वो मैकेनिकल एनर्जी हमको प्रोवाइड कर रहा था। अब जनरेटर में क्या होगा, हमने थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी एंड अब सिंस आई सेड कि जो रोटर है वो पावर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको सप्लाई करते जाएगा मेरे स्टेटर को, तो यानी अब मुझे आउटपुट में और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यानी मेरे जनरेटर का जो फंक्शन था वो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। The rotator then supplies power back to the stator instead of absorbing it. Thus, it converts mechanical energy into electrical energy. It still relies on external reactive power from the grid or capacitors to excite the magnetic field. ठीक है, तो ये इससे एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया कि दिस इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तुमको रोटर को कुछ एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट इट रोटेट्स एट अ हायर स्पीड देन द स्टेटर। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, मेरी डिसएडवांटेज हो गई। सो नाउ दिस वाज मेरा इंडक्शन जनरेटर या फिर एसिंक्रोनस जनरेटर। ये याद रखना है कि इसमें जो मेरी स्लिप होती है, स्लिप क्या होती है, मेरी नेगेटिव होती है। तो बेसिकली दो टाइप के रोटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्क्विरल केज रोटर एंड देन वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग रोटर। अब इनके नाम इतने वियर्ड है बिकॉज ये दिखते ही ऐसे हैं। स्क्विरल केज मोटर स्क्विरल केज की तरह दिखता है, ऐसे मेरे लॉन्ग कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पे एक स्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे जो मेरे कंडक्टर्स है, जो बार टाइप कंडक्टर्स है, उनको प्लेस करते हैं एंड देन एंड में इनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, किससे, रिंग्स के थ्रू। तो ये एक स्क्विरल केज की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है स्क्विरल केज कंडक्टर। मेरे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ना हमारी 3 कॉइल्स होती हैं। एक ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, जो कि एंड में मेरे स्लिप रिंग से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब डिटेल में जरा हम इन लोगों के बारे में देखते हैं। A squirrel cage rotor is a type of rotor used in three-phase and single-phase induction motor. It's called a squirrel cage because of its appearance, which resembles a rotating cage made of bars. The rotor consists of a laminated cylindrical core with conductive bars running along its length. As I told, कि जो रोटर होता है उसके अराउंड हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिव बार्स लगा देते हैं उसकी लेंथ के अलोंग। These bars are typically made of aluminium or copper and are short circuited at each end by rings. तो ये जो लॉन्ग बार्स होते हैं, जो लॉन्ग कंडक्टर्स होते हैं, इनको हम कोर पे प्लेस कर देते हैं, जो मेरा रोटर होता है उस पे प्लेस कर देते हैं एंड एंड से इनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। When an AC is applied to the stator windings of an induction motor, it produces a rotating magnetic field. This rotating magnetic field induces a current in the rotor bars due to electromagnetic induction. बहुत बार पढ़ लिया हमने, स्टेटर को हमने एसी सप्लाई दी एंड देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब ये आरएमएफ क्या करेगा, रोटर बार्स में ईएमआई प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज या फिर करंट प्रोड्यूस होगा। This interaction between rotating magnetic field and the current in the rotor bars produces a torque. इससे torque produce होगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया। The squirrel cage rotor is widely used in induction motors because it is simple, rugged, and requires no electrical connection to the rotor. It is also known for its high starting torque and efficiency. ठीक है, तो जो मेरा squirrel cage rotor होता है उसको हम लोग यूज क्यों करते हैं इंडक्शन मोटर में। ठीक है, ये कंपैरेटिवली सिंपल होता है, इसको कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे इंडक्शन मोटर में। ठीक है, एंड इसका क्या है, इसकी एफिशिएंसी काफी हाई होती है। ठीक है, एंड इसकी जो टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, दैट इज ऑल्सो गुड। अब डिफरेंट कैसे है ये मेरे उससे, वाउंड रोटर से। इसके अंदर हम लोग अपनी जो टॉर्क है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी एक फिक्स्ड टॉर्क रहता है। अभी हम लोग वाउंड रोटर में आगे देखेंगे कि हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हम लोग अपना जो टॉर्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अंदर कुछ फिक्स्ड ही रहता है, फिक्स स्पीड होती है
एंड टॉर्क भी क्या होता है, वाउंड रोटर से थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू वाउंड रोटर में थोड़ा सा टॉर्क ज्यादा होता है। ठीक है, अब वाउंड रोटर क्या होता है, इसके अंदर मेरे स्लिप रिंग्स प्रेजेंट होती है। A wound rotor, also known as a phase wound or a slip ring rotor, is another type of rotor when used in one-phase and three-phase induction motors. Unlike the squirrel cage rotor, the wound rotor has a winding of wire around its core, similar to the stator windings. The ends of rotor windings are connected to slip rings, which are metal rings mounted on the rotor shaft and insulated from it. अब इसके अंदर क्या होता है, जैसा हम लोग ने देखा था ना इनिशियली कि स्टेटर के अराउंड में हम लोग वाइंडिंग्स लगा देते हैं, वैसे ही यहाँ पे इसके कोर के अराउंड वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, जैसे कि स्टेटर वाइंडिंग्स में होती है। एंड ये जो रोटर वाइंडिंग होती है इसकी, उसके एंड में हम लोग स्लिप रिंग्स कनेक्ट करते हैं, उन उन स्लिप रिंग्स के साथ में कार्बन ब्रशेस भी अटैच्ड होते हैं। अब ये होते क्यों है, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए स्लिप रिंग्स और मेरे उसके बीच में, रोटर के बीच में। एंड नाउ अब इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पॉइंट क्या हुआ, टू कंट्रोल द टॉर्क। जैसे मैं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूंगी तो मेरा टॉर्क बढ़ जाएगा, मैं उसे कम कर दूंगी मेरा टॉर्क कम हो जाएगा। सो आई कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन द काइंड ऑफ अ रोटर। The slip ring allows external resistance to be connected to the rotor windings. Slip ring के थ्रू हम लोग external resistance introduce कर देते हैं मेरे रोटर में। This external resistance can be varied to control the speed torque characteristics of the motor. This was the point जो मैं बता रही थी कि क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाने से मेरा टॉर्क बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, एंड मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो कि स्क्विरल केज में नहीं हो सकता। Wound rotors are often used in applications where the speed needs to be controlled, such as in cranes, hoists, and large fans. They offer great control over the motor's performance compared to squirrel cage motors, but are more complex and require additional maintenance due to the slip rings and brushes. तो दोनों में कंपैरिजन क्या है कि इसमें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ मेरे टॉर्क को, मेरे स्पीड को। स्क्विरल केज में ऐसे नहीं हो सकता, मैं उसमें कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बट मेरा जो स्क्विरल केज होता है वो ज्यादा सिंपल होता है, उसमें इतनी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेरएज वाउंड रोटर इज अ मोर कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ रोटर, एंड इसमें बहुत एडिशनल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे मेरे टाइप्स ऑफ रोटर्स। इनका कंपैरिजन चार्ट आपको प्रीमियम नोट्स में मिल जाएगा, एक बार आप उनको भी रेफर कर लेना। अब आते हैं मेरे टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स। अब स्टार्टर्स क्या होते हैं, टू स्टार्ट इन इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई, जबकि हमने तो देखा था कि मेरी इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। एक्चुअली में क्या होता है, जो मेरी इंडक्शन मोटर होती है, हमने देखा था कि स्टेटर को हम कुछ सप्लाई देते हैं, वो बहुत तेज तेज घूमने लग जाती है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि जो मेरा रोटर था, रोटर क्या होता है कि मेरा जो रोटर सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रोटेट करने लग जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से, लॉरेंस फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से। बट अब इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक जस्ट सेकेंड्स, बट हाँ लगता है। अब इतने में मेरा स्टेटर तो रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब अगर क्या हुआ, अगर जो मेरा स्टेटर था इनिशियली वो मेरे सप्लाई से वोल्टेज ले रहा है, सप्लाई से पावर ले रहा है, जितने में मेरा रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, अगर उतने में बहुत हाई अमाउंट ऑफ पावर स्टेटर ने खींच ली मेरे उससे, तो मेरे वोल्टेज लॉस हो गया, या हो सकता है मेरी जो वो थी मशीन थी वो डैमेज भी हो जाए, क्योंकि वो अपनी रेटिंग से ज्यादा करंट खींच ले, बिकॉज वो इतनी तेज मूव कर रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा सप्लाई ले लेता है। ठीक है, तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें एक तरह से जो लिमिट करना होता है पावर सप्लाई को, उसके लिए हम लोग स्टार्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेरा आ गया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी ऑनलाइन का क्या मतलब है कि मैं कम रेटिंग वाली ही सप्लाई दूं। द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। In this method, the starter is connected directly to the supply voltage. By this method, small rotor motors up to 5 kilowatts ratings are started to avoid the supply of voltage fluctuation. यानी इनिशियली मैंने जो सप्लाई दी है वो ही कम पावर की दी है कि उससे ज्यादा जो मेरी मशीन थी वो खींच ही नहीं पाएगी मेरे सप्लाई से। तो सबसे पहला तो ये स्टार्टर हो गया। सेकंड होगा मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके अंदर क्या होता है कि ना हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि इनिशियली जो होता है ना मेरा सर्किट स्टार कनेक्शन में होता है। अब स्टार कनेक्शन में हमने देखा था कि जो मेरी लाइन वोल्टेज होती है वो मेरी फेज वोल्टेज की 1/√3 टाइम्स होती है। यानी इनिशियली क्या होगा कि जो मेरा पावर खींचेगा वो कंपेरेटिवली कम खींचेगा, बिकॉज क्या था, हमने देखा था कि जो मेरी लाइन वोल्टेज होती है, यानी मेरी जो लाइन वोल्टेज है वो 1/√3 टाइम्स होगी फेज वोल्टेज के।
तो क्या होगा कि इनिशियली कम वोल्टेज आएगी, यानी जो हमारी प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई ना खींच ले, वो नहीं होगा। उसके बाद में जब एक बार मेरा जो रोटर था वो रोटेट होना स्टार्ट होगा, मेरी मशीन एक बार स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद में ये स्टार से क्या डेल्टा कनेक्शन में चले जाता है। एंड डेल्टा कनेक्शन में जाने के बाद तो आपको पता है वीएल इज इक्वल्स टू वीपी हो जाता है। ठीक है? तो तब मेरी जो मशीन थी वो प्रॉपर्ली रोटेट करने लग जाती है। तो ये होता है मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर। थर्ड इज़ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप यूनिट 4 में पढ़ोगे। ठीक है? ये क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है कि ना वो धीरे-धीरे करके सप्लाई देता है मेरे इंडक्शन मोटर को। ठीक है? यानी वैल्यू उसको चेंज करता रहता है। पहले थोड़ी-सी इंक्रीज़ होगी, फिर थोड़ी-सी इंक्रीज़ होगी। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स की वर्किंग के बारे में पढ़ लेंगे। सो ये थे मेरे कुछ टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स, एंड इसके साथ में मेरा जो पार्ट 2 है यूनिट 3 का, वो कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक सब समझ में आया हो। डीसी मशीन्स हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। दिस वाज द सेकंड पार्ट, इट हैड द एसी मशीन्स, एंड यूनिट 3 के लिए इतना ही।